क्रूशियल का मतलब क्या होता है? क्रूशियल का मतलब ये हो जाता है कोई चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना? और एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है वो चीज़, एक्सट्रीमली नेसेसरी है वो चीज़। क्रूशियल शब्द हमने बहुत बार पहले भी पढ़ा हुआ है, आई एम श्योर अब आपको ये लर्न होने लगा होगा। तो क्रूशियल मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मेजर रोल प्ले करती है, वो की है वो चीज़, क्रिटिकल है, इम्पोर्टेंट है, वाइटल है, एसेंशियल, प्रेसिंग प्रेसिंग का मतलब भी वो चीज़ बहुत अर्जेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर एंटोनिम्स में देखें तो माइनर है, हल्का-फुल्का सा, अनइम्पोर्टेंट है, ट्रिवियल है वो चीज़, इनसिग्निफिकेंट है, इतनी कोई मेजर वो चीज़ नहीं है। तो टीचर्स आर क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स की सक्सेस में टीचर्स का रोल डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड करें, सिलेबस पढ़ाना आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब सिलेबस पढ़ा रहे हैं, बट आप उसको पढ़ा किस तरीके से रहे हैं, वो मैटर करता है। हम उसको किस अप्रोच से पढ़ा रहे हैं और हमारी खुद की एनर्जी कैसी है, वो बच्चों में ट्रांसफ़र होती है ऑटोमैटिकली। तो टीचर्स डेफ़िनिटली दे प्ले क्रूशियल रोल, है ना? उनका माइंडसेट बदलने में, उनको चीज़ों को समझने में, बच्चा जब कहीं प्रॉब्लम में फँसा हुआ है, उसको समझने में। टीचर का रोल सिर्फ़ सब्जेक्ट कंप्लीट कराना नहीं होता है। तो इन दिस सेंस डेफ़िनिटली टीचर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो टीचर्स आर क्रूशियल, डेफ़िनिटली दे आर क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट। मेन तो बच्चा खुद ही होता है। राइट? तो क्रूशियल मीन्स समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड इज सिम्युलेशन। आईओएन लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। सिम्युलेशन का मतलब होता है उस जो रियल सिचुएशन है उसको आप क्रिएट कर रहे हैं, आप उसका इमिटेशन कर रहे हैं, मीन्स आप उसको क्रिएट कर रहे हैं। रियल सिचुएशन का क्रिएट करना, रेप्लिका, आपने उसकी कॉपी क्रिएट कर दी है। रिप्रोडक्शन, मॉकअप, आपके मॉक्स होते हैं ना, मॉक। अच्छा देखो, हाँ, मॉक हम लोग क्या करते हैं, जो रियल एग्जाम्स होता है, रियल एग्जाम से पहले हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है? एक रियल एग्जाम का ही एक सिम्युलेशन होता है, उसी की एकदम रेप्लिका होता है। उसी से, जैसे अब मान लो कि आपके 20 मिनट का टाइमर आपको दिया हुआ है, तो 20 मिनट का टाइमर वहाँ पे भी चल रहा है। क्वेश्चन सेम तरीके से सेट किए गए हैं, लेवल को, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया है। तो सेम एग्जाम का जो रियल एग्जाम का जो पैटर्न है, उसको यहाँ पे रेप्लिका बना दिया, उसको कॉपी कर दिया गया है। एंड दिस इज योर सिम्युलेशन। So, the technique of creating a controlled artificial environment or scenario that mimics real life situations to facilitate learning. समझ में आया? इस आप क्या कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, रियल लाइफ सिचुएशन को मिमिक कर रहे हैं, ताकि वो जो लर्निंग है आप उसको स्मूथ कर सकें। जैसे हमने एक आपका आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मॉक टेस्ट का देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मॉक टेस्ट जो हम देते हैं, उससे ही हम लोग अपने आप को चेक कर पाते हैं और उसी से हम अपने आप को, जो रियल एग्जाम है उसके प्रेशर को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। उसको हम देखो, हम जब पहली बार मॉक देंगे, हम बहुत मिस्टेक्स करेंगे, हमारा ब्रेन अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो मॉक से क्या हो गया, वो रियल सिचुएशन को हमने रील में क्रिएट किया और हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो प्रेशर ऑलरेडी हमने समझ लिया, तो पेपर में हमारे लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी, वो चीज़ हमारे लिए फैसिलिटेट हो जाएगी। सो आप उसका इमिटेशन, रेप्लिका, कॉपी, रिप्रोडक्शन एंड मॉकअप। तो दे आर कैरिंग आउट अ डिटेल्ड सिमुलेशन ऑफ हाउ देयर प्लान वुड वर्क। तो वो क्या कर रहे हैं, कैरी आउट मीन्स परफॉर्म कर रहे हैं, एक डिटेल्ड, डिटेल्ड मीन्स पूरा, विस्तार पूर्वक। सिमुलेशन नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव है। ऑफ हाउ, कि किस तरीके से जो उनका प्लान है वो काम करेगा, उसकी कॉपी कर रहे हैं। जैसे मॉक्स होती है ना, और आर्मी में भी जब, जैसे अभी आपका वॉर वाला सीन हुआ था, तो उसमें ड्रिल 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 भी एक आपका वही काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एम्बिग्विटी, आईटीवाई लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। एम्बिग्विटी का मतलब अस्पष्टता। अस्पष्टता मीन्स जो बात है वो अनक्लियर है। तो द स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। तो जो आपका जो मैंने अपनी बात कन्वे की, वो उसमें आपको एक से ज़्यादा मतलब समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ, हाँ, देखो हम इसी के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो हर्षित सॉ द मैन विद बाइनोक्यूलर्स। अब इसमें मुझे बताइए, हर्षित
सॉ द मैन विद बाइनोकुलर्स। तो ये बाइनोकुलर्स किसके पास थे? इस मैन के पास थे या हर्षित के पास थे? तो हर्षित के पास बाइनोकुलर्स थे, उसने मैन को देखा, या मैन था उसके पास बाइनोकुलर्स थे? तो ये यहाँ पे एम्बिग्विटी हो गया, यहाँ पे अनक्लियरनेस हो रहा है। तो वही हो गया द स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट कैसा है जहाँ पे आपके एक से ज़्यादा मीनिंग उसके निकल के आ सकते हैं। तो एम्बिगुअसनेस हो गया, अनक्लियर है, अनसर्टेन है वो चीज़ आपका, अनसर्टेनिटी एंड अनक्लियरनेस। मैंने आपको ये एक पोस्ट मैंने जब किया था, तो मैंने वहाँ पे एम्बिग्विटी का आई थिंक सिनोनिम पूछा था, और मैंने उसमें अनक्लियर एक ऑप्शन में दिया था। अगेन आई एम डिस्कसिंग, क्योंकि सबसे रॉन्ग आंसर मुझे इसी में मिले थे। आपको पता है ना यार, अनक्लियर, क्लियर क्या है? क्लियर एडजेक्टिव है, सो अनक्लियर इज आल्सो एन एडजेक्टिव, एम्बिग्विटी इज योर नाउन, so the answer should be unclearness, but I have not given you the option unclearness. I gave unclear, so वो आंसर नहीं हो सकता है। अगर क्वेश्चन नाउन फॉर्म में पूछा गया है, देन आंसर आल्सो शुड बी इन द नाउन फॉर्म। तो वहां पे आपका अनक्लियर अगर होता तो सही था, अनक्लियरनेस, बट अनक्लियर नहीं होगा। एम्बिगुअस होता तो आपका आंसर हाँ अनक्लियर हो जाता। अगर हम एंटोनिम देखें तो वो बात एकदम डायरेक्ट है, टू द पॉइंट है, एकदम क्लियर है वो बात, एकदम सर्टेन है वो बात, कोई उसमें इनडायरेक्ट है ही नहीं, एकदम डायरेक्ट वो बात हमें समझ में आ रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रा। आई होप कि आप नहीं कंफ्यूज होते हैं, बट अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो चलिए हम समझ लेते हैं। एक शब्द होता है इंट्रा और एक होता है इंटर, है ना? तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम स्कूल्स में होते हैं, तो ऐसा कंफ्यूजन होना बहुत सिंपल सी बात है, इट्स वेरी बेसिक थिंग। सो इंट्रा एंड इंटर। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इंटरनेट बोलते हैं ना, कि आज मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट नहीं आ रहा है ना? इंटरनेट नहीं आ रहा है, इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट ऐसा नेटवर्क जो सबको कनेक्ट कर रहा है। नेटवर्क, नेट मतलब नेटवर्क, वो नेटवर्क जो सबको कनेक्ट कर रहा है। सो ई मतलब एवरीवन हो गया, जो हर किसी को कनेक्ट कर रहा है, वो आपका इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट क्या होता है? जो हर किसी को कनेक्ट कर रहा होता है। सो अगर हम बात करें इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट का मतलब, आप जैसे यूपी है, आप दिल्ली है, आप मध्य प्रदेश है, आप बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, इन सब स्टेट्स में आपकी जो गाड़ी है वो आपकी वहां पे ट्रेवलिंग कर सकती है। सो वो हो गया इंटर स्टेट। इंटर स्टेट्स के अंदर में, एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर में आपका जो यातायात है, जो बस है, वो वहाँ पे जा सकती है। इंटर स्टेट हुआ। इंट्रा का मतलब होता है कोई चीज़ जो अपने ही अंदर है, विद इन है वो चीज़। इंट्रा है वो चीज़, अपने अंदर है वो चीज़। इनसाइड बहुत एक 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 लिमिटेड एरिया के अंदर ही वो चीज़ है, विद इन अ स्पेस और ग्रुप। अगर हम बोले इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया सिर्फ स्टेट, स्टेट के अंदर, जैसे सिर्फ यूपी के अंदर ही ये वाली बस चलती है, यूपी के बाहर ये बस नहीं चलती है। तो जो बस आपको यूपी से दिल्ली लेके आ रही है या मुंबई लेके जा रही है, वो इंट्रा स्टेट बस होती है, इंटर स्टेट बस होती है। बट इंट्रा होगी जो सिर्फ यूपी के अंदर ही चल रही है, या फिर जैसे इलाहाबाद के अंदर ही चल रही है, या बनारस के अंदर ही चल रही है, वो हो जाएगी इंट्रा। इंट्रा मतलब वो चीज़ जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंदर है। एप्पल आपके अंदर चला गया, है ना? एप्पल आप ऐसे कुछ ई से याद रख लेंगे। इंटरनेट बहुत सिंपल है, इंटरनेट हर किसी को कनेक्ट कर रहा है। दूसरा वर्ड हो गया इंट्रा। इंट्रा मीन्स वो चीज़ उसी लिमिटेड चीज़ के अंदर ऑक्यूपाइड है। जैसे एम्प्लॉइज़ कैन एक्सेस इम्पोर्टेंट कंपनी पॉलिसीज़ थ्रू द इंट्रानेट। तो अब एम्प्लॉइज़ वो होंगे जो उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं। तो वो उस अब उसमें भी हर एक एम्प्लॉयी के पास में वो एक्सेस नहीं है। वो जो इम्पोर्टेंट जो जो अ, उस पोजीशन पे काम कर रहे हैं या जिनको उस चीज़ की डिमांड है, वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं कंपनी की इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ को थ्रू इंट्रानेट। तो ये इस नेटवर्क के थ्रू आपके कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये लिमिटेड हो गई, ये विद इन हो गई, ये एक ऑक्यूपाइड स्पेस के अंदर है। ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है वो चीज़। आई होप आपको इंट्रा एंड इंटर में प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ इंटरनेट के थ्रू। मैंने कहा हाँ, इंटरनेट तो मतलब हर बंदे से कनेक्ट कर रहा है। सो दैट इज इंटर मीन्स एवरीवन। बट इंट्रा इज समथिंग दैट इज वेरी लिमिटेड, वेरी कंसाइज, है ना? सो दैट इज योर इंट्रा। नेक्स्ट वर्ड इज योर नर्चर। नर्चर ये प्रिफिक्स है आपका। अब इसके पीछे मैंने नेट लगा दिया, स्टेट लगा दिया।
नर्चर का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन-पोषण करना, उसको बढ़ावा देना, उसको मोटिवेट करना, है ना? उसको और सक्सेसफुल बनाना और बनाना, पालन-पोषण करना, वर्ब है, पोषण, है ना? उसको बढ़ावा देना, केयर करना, उसकी देखभाल कर रहे हैं आप, उसकी प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको व्हाइल दे आर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। फोस्टर मीन्स आप उसको मजबूती दे रहे हैं, उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, प्रमोट, एनकरेज एंड स्ट्रेंथन। अगर हम एंटोनिम देखें तो नेग्लेक्ट आप उसको छोड़ दिया आपने उसको, लापरवाह आप हो गए, आपने छोड़ दिया, ध्यान ही नहीं दे रहे आप उस पे, डिसरिगार्ड कर दिया आपने उसकी, बाधा डाल रहे हैं उल्टा उसमें। तो स्कूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्चरिंग द चाइल्ड्स माइंड, सो डेफिनेटली पेरेंट्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, स्कूल इज ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल कि जो बच्चा है उसके दिमाग को नर्चर करें, उसको ग्रो करने में जो एक स्कूल होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, वो उसका मॉडल। जैसे अगर हम एक बात करें जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, तो बिल्डिंग का एक प्रोटोटाइप बनता है ना, पहले उसका एक मॉडल बनता है, एक उसका सैंपल बनता है। जैसे सैंपल फ्लैट होते हैं ना, एक्सपीरियंस हॉल होता है। एक्सपीरियंस हॉल का मतलब क्या है कि जो आपको रियल में मिलने वाला है आप उसको आके एक्सपीरियंस करिए, वो सैंपल फ्लैट हम आपको दिखा रहे हैं। सो ये उसका एक मॉडल है, ये उसका एक प्रोटोटाइप है, आर्केटाइप भी हम बोलते हैं। तो अ सैंपल ऑन व्हिच टू बेस फ्यूचर डिज़ाइन्स, तो वो उसके ऊपर जो फ्यूचर डिज़ाइन्स बनने वाले हैं, वो एक हमारा सैंपल फ्लैट हो गया। तो वो एक मॉडल है, एक आकार, पैटर्न हो गया, एग्ज़ाम्पल हो गया, सैंपल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। जैसे कि हम अगर बात करें तो शर्लॉक होम्स जो है, जो उसकी स्टोरीज़ हैं, वो एक आर्केटाइप, एक प्रोटोटाइप की तरह काम करती हैं डिटेक्टिव स्टोरीज़ के लिए, है ना? तो बिल्ड जैसे अगर हमारा रियल एस्टेट है तो उसमें हम एक सैंपल फ्लैट बनाते हैं, एक्सपीरियंस सेंटर बनाते हैं। तो जहाँ पे आप आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये एक आपका प्रोटोटाइप है। इस तरीके के ही आपके फ्यूचर के जो आपको अपार्टमेंट्स हैं वो दिए जाएँगे। डन है? तो प्रोटोटाइप का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। इन सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। हेड स्टार्ट आपका एक इडियम हो जाता है और इसका मतलब होता है दूसरों के कंपेयर में आपको एक एडवांटेज मिलना। सो टू हैव एन एडवांटेज ओवर समवन इन समथिंग सच एज अ कंपटीशन और रेस, मतलब किसी भी चीज में आपको एक फायदा मिल रहा है, आपको एक एडवांटेज मिल रहा है, आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। तो बेनिफिट, एडवांटेज, हेल्प, एज। एज का मतलब एक किनारा होता है और एज का मतलब एक फायदा होता है, बेनिफिट हो गया। लीड आपको मिल रही है, एज मीन्स किनारा एंड लीड फायदा, बेनिफिट। एंटोनिम्स में देखें तो डिसएडवांटेज हो गया, नुकसान है, पेनल्टी है आपको। और मान लो आपको एक रेस हो रही है, रेस आपका हो रही थी और उसमें आपको हेड स्टार्ट मिला, तो दूसरों के कंपेयर में आपको 5 सेकंड पहले ही आपको बोल दिया गया कि आप अपना रेस स्टार्ट कर दो, तो ये आपको दूसरों कंपेयर में एक बेनिफिट मिला। बट अगर आपको पेनल्टी मिल गई तो आपको बोला कि जब सब लोग शुरू हो जाएंगे उसके 5 मिनट बाद आप दौड़ना शुरू होंगे, तो ये आपको एक डिसएडवांटेज, एक ड्रॉबैक है। तो गुड एजुकेशन क्या करती है, बच्चे को एक हेड स्टार्ट देती है लाइफ में। तो अगर बच्चा जो है वो अपनी उसकी एजुकेशन इस सिनेरियो से हुई है जो प्रेजेंट की हमारी लाइफ है और फ्यूचर तो उससे भी ज़्यादा टफ होने वाला है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर बच्चे को पढ़ाया गया है, उसकी अपब्रिंगिंग की गई है, उसको नर्चर किया गया है, तो उसको एक हेड स्टार्ट मिलेगा ही मिलेगा अपनी लाइफ में। इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है जैसे लगाना हो गया, उसके ऊपर आप जबरदस्ती थोप रहे हैं वो चीज़ कि उसको वो बात करनी ही पड़ेगी, आप उससे अपना काम मनवा रहे हैं। सो इम्पोज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, ठीक है। सो ऑफिशियली आप, जैसे हम यहाँ पे ऑफिशियली सेंस में बात करें, बट एक नॉर्मली इनफॉर्मल भी हो सकता है। आप फोर्स कर रहे हैं कि आपका कोई रूल है, टैक्स है, पनिशमेंट है, उसको वो पर्सन, वो कंट्री ओबे करे, उसको वो चीज़ फॉलो करे। तो इम्पोज करना मीन्स किसी के ऊपर में लगाना, उसको थोपना, उसको मजबूर करना। सिनोनिम्स हम देखें तो चार्ज हो गया, फाइन है, आप उसको चार्ज कर रहे हैं, उसके ऊपर फाइन लगा रहे हैं। पुट, फोर्स या फिर इन्फ्लिक्ट, ठीक है, उसके ऊपर में आप फोर्स कर रहे हैं वो काम करने के लिए। जैसे वेरी हाई टैक्सेस हैव रिसेंटली बीन इम्पोज्ड ऑन अल्कोहल, तो अल्कोहल के ऊपर में आपके बहुत ज़्यादा हैवी चार्जेस जो हैं वो इम्पोज किए गए हैं, वो लगाए गए हैं। ये शब्द आपको क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है आप लोगों को? इम्पोज वर्ड क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कम इनटू इफेक्ट।
कम इनटू इफेक्ट का मतलब जो रूल्स इम्पोज किए गए थे अब वो रूल्स लागू हो चुके हैं। तो कम इनटू इफेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का लागू हो जाना। ठीक है। सो यूज्ड स्पेशली अबाउट लॉज और रूल्स टू बिगिन टू बी यूज्ड। अब वो चीज लागू हो चुकी है। कम इनटू इफेक्ट मतलब अब वो चीज लागू हो चुकी है। तो when did these rules come into effect? तो ये जो रूल्स हैं ये कब लागू हुए थे? डन है क्योंकि पास्ट में पूछ रहा है। कम इनटू इफेक्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा ओवर एंड अबव। ये भी हमारा फ्रेज है और इसका मतलब होता है जो है उसके ऊपर, इन एडिशन टू समथिंग। मतलब ये तो है ही है, इसके साथ साथ में और, तो जैसे इसका सिनोनिम बिसाइड्स हो सकता है, इसके साथ साथ में एज वेल एज हो सकता है। ठीक है। तो ओवर एंड अबव मीन्स इन एडिशन टू, मतलब मान लो कि अगर मैं आपसे 500 रुपए ले रही हूँ और ओवर एंड अबव इसके ऊपर में मैं आपसे 200 और ले रही हूँ, तो 500 के ऊपर में आपसे 200 लिया जा रहा है, तो टोटल आपसे 700 रुपया लिया गया है। सो ओवर एंड अबव 500 आपसे 200 एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है, मोर देन समथिंग। ठीक है। जैसे द क्वालिटी ऑफ द फूड वॉज ओवर एंड अबव वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रेस्टोरेंट। तो जो क्वालिटी ऑफ द फूड है, जो फूड की क्वालिटी है ना, वो यहाँ पे मोर देन के सेंस में है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा बेहतर है, उससे ज्यादा अच्छी है। तीनों शब्द क्लियर है आपको। इम्पोज का मतलब लगाना, किसी के ऊपर में वो चीज आप थोप रहे हैं। कम इनटू इफेक्ट का मतलब वो चीज लागू हो चुकी है। और ओवर एंड अबव मतलब किसी चीज के एडिशन, उसके ऊपर में है वो चीज। डन यहाँ तक? डन। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्बार्गो। इम्बार्गो मतलब होता है उसके ऊपर में बैन लगाना। इम्बार्गो मीन्स बैन, आप उसके ऊपर में प्रतिबंध लगा रहे हैं। सो ऑफिशियल ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विद अनदर कंट्री। जनरली हम इसको कंट्री के सेंस में ही यूज कर सकते हैं, करते हैं कि ऑफिशियल ऑर्डर आया है कि एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के साथ में व्यापार नहीं करेगी। तो बैन लगा दिया, उसके ऊपर बाधा बना दिया, बैरियर, रिस्ट्रिक्शन, बॉयकॉट कर दिया, उसके प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिमिट लगा रहे हैं हम उसके ऊपर में। चेक मतलब लिमिट हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, है ना। और एंटोनिम्स देखें तो सेंशन करना मीन्स आपने उस चीज को अलाउ कर दिया, परमिट कर दिया, आपने परमिट कर दिया, लाइसेंस दे दिया, परमिशन हो गया। सो एम्बार्गो मतलब उस चीज के ऊपर में बैन कर देना, है ना। तो दे हैव पुट एन एम्बार्गो ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ क्लोथिंग। तो क्लोथिंग्स के इम्पोर्ट्स के ऊपर में, क्लोथिंग मतलब कपड़ों को खरीदने के सेंस में उन्होंने क्या कर दिया है कि उसके ऊपर में बैन लगा दिया है कि दूसरी कंट्री से हम लोग कपड़े नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एन क्या है। एन आपका आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। सो एम्बार्गो का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पहचान लिया, नाउन है। पुट, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हैव लगा हुआ है, तो ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब हुआ, तो मेन वर्ब के फॉर्म में तो ईडी होना चाहिए था या थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, तो ये पुट ही क्यों आया है? ये जरा आप लोग मुझे बताइए। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है थोड़ी सी राहत, है ना। रिप्राइव का मतलब हो जाता है राहत। सो एन एस्केप फ्रॉम अ बैड सिचुएशन और एक्सपीरियंस। तो किसी बुरी सिचुएशन से या किसी बुरी परिस्थिति से आपको थोड़ी देर के लिए राहत मिल गई है, आपको वहां से आप बाहर निकल गए हैं। जैसे ब्रेक हो गया, पॉज लग गया है उससे ऊपर में, इंटरप्शन है, ब्रेक है, सस्पेंशन है, रिस्पाइट मीन्स राहत है, रिलीफ है आपको। एंटोनिम्स मतलब चार्ज, आपको पनिश किया जा रहा है, सेंटेंस आपको प्रॉब्लम दिया जा रहा है, इसमें राहत हो गया, इसमें आपके मिटिगेट वाले आ जाएंगे, है ना। किसी चीज को कम करना, उसको मिटिगेट करना, उसको असुएज, पेसिफाई, मॉलिफाई। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। सो रिप्राइव का मतलब आपको उस चीज से कुछ देर के लिए छुटकारा मिलना, उससे राहत मिलना। तो जैसे द इंजेक्शन प्रोवाइडेड अ टेम्पररी रिप्राइव फ्रॉम द पेन। तो ये जो इंजेक्शन था उसने क्या प्रोवाइड किया? टेम्पररी मीन्स कुछ समय के लिए राहत प्रोवाइड की फ्रॉम द पेन से। तो आ टेम्पररी रिप्राइव, टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए, तो टेम्पररी और परमानेंट जो है ये एडजेक्टिव है क्योंकि क्वालिटी बता रहा है। आर्टिकल है, किसके लिए है? नाउन के लिए है।
और ये एडजेक्टिव किसको बता रहा है? जो राहत थी वो कैसी थी? कुछ समय के लिए थी। तो आपका रिप्राइव का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। टेम्पररी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इंजेक्शन का क्या है? नाउन है। प्रोवाइडेड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। रिप्राइव फ्रॉम किस चीज़ से राहत मिली? फ्रॉम क्या है? प्रेपोजिशन है। और पेन क्या है? यहाँ पे नाउन है। ठीक है, रिप्राइव मीन्स राहत। वन ऑफ का मतलब होता है एक ही बार के लिए। जैसे अगर आपको कोई पेमेंट करनी पड़ रही है और वो वन ऑफ है तो मीन्स आपको एक ही टाइम वो पेमेंट करनी होगी, ओनली वन टाइम। सो वन ऑफ का मतलब हो जाता है वन टाइम। तो अ हैपनिंग दैट अकर्स ओनली वंस एंड इज नॉट रिपीटेड, तो कोई ऐसी चीज जो एक ही बार होगी और वो दोबारा से रिपीट नहीं होगी। वन ऑफ पेमेंट मतलब वन टाइम पेमेंट। Will you be doing more talks in the future or was that just a one off? तो will you be doing, तो क्या आप और बातें करेंगे फ्यूचर में या सिर्फ ये एक ही बार के लिए था? ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हम लोग फ्यूचर में एक साथ और काम करेंगे या सिर्फ ये एक ही बार के लिए था? तो will you be doing more talks in the future or was that just a one off? या फिर ये सिर्फ एक ही बार के लिए था? ठीक है, ये आपका वन ऑफ एक साथ फ्रेज हो गया नाउन फ्रेज की तरह। तो हैपनिंग दैट अकर्स ओनली वंस एंड इज नॉट रिपीटेड, तो उसको हम कहते हैं वन ऑफ। ऐसी कोई चीज़ आप वन टाइम या आप याद रखेंगे, ऑफ यहाँ पे वन टाइम से हो गया कि एक ही बार का। तो विल यू बी डूइंग मोर टॉक्स, है ना, इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में आप और बात करेंगे, और वॉज दैट जस्ट अ वन ऑफ, कि ये सिर्फ एक वन टाइम था, तो इसके बाद हमारे बीच में कोई और बातचीत नहीं होगी। डन। नेक्स्ट क्या है हमारा? बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है उस चीज को और मजबूत बनाना, उसको स्ट्रेंथन करना, उसको सपोर्ट करना। तो मजबूत करना उसको, सो टू सपोर्ट और इम्प्रूव समथिंग और मेक इट स्ट्रोंगर, तो उसको आप क्या कर रहे हैं? आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि वो और स्ट्रांग बन सके। आप उसको मजबूत कर रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, स्ट्रेंथन हो गया। आप जानते हैं कि जैसे स्ट्रेंथ क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में en जोड़ दिया तो ये आपका वर्ब बन गया, क्योंकि मजबूत करना, ठीक है, वर्ब है। सपोर्ट हो गया, री इन्फोर्स हो गया, उसको और मजबूत कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, आप एडवोकेट कर रहे हैं उस चीज को। एंटोनिम्स में देखिए, अंडरमाइन करना, उसको कम करना, कमजोर करना, वीक आपका एडजेक्टिव प्लस en हो गया, क्रिपल हो गया। ठीक है, तो शी ट्राई टू बोल्स्टर माई कॉन्फिडेंस, तो वो क्या कोशिश कर रही थी कि जो मेरा कॉन्फिडेंस है उसको क्या कर सके? और मजबूत कर सके। डन है। अच्छा, कल मेरे को याद ही नहीं आ रहा था ना, तो देखो हमको, अगर हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखते हैं, मैंने कल आपको वाई वाला बताया था, तो यहाँ से मुझे अभी दिखाई दे गया। तो ट्राई वही वाले कॉन्सेप्ट में आ गया ना, ट्राई तो वाई पे खत्म हो रहा है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या बना दिया इसको? आई, वाई को हटा के आई, और फिर हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो हमने ईडी लगा दिया। और अगर हम इसका फिफ्थ फॉर्म बनाते तो ये ट्राइज हो जाता, राइट है ना? सो बोल्स्टर मीन्स किसी चीज को मजबूत करना, उसको और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करना, उसको। एडवोकेट, एडवोकेट आपको पता है, एडवोकेट आपका वर्ब होता है और नाउन होता है। नाउन के रूप में तो ये प्रोफेशन हो गया वकील, और एडवोकेट जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है किसी की वकालत करना, इसका मतलब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। डन है। नेक्स्ट है फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी आप पता है आपको, कोई चीज जमी हुई है, बर्फ है उसमें, है ना, जमी हुई होना, तो रियल लिटरल सेंस में फ्रॉस्टी का मतलब आपको यही है कि वो चीज जमी हुई है। बट अगर हम फ्रॉस्टी बिहेवियर की बात करें तो वो बिहेवियर कैसा है? अनफ्रेंडली है, वेलकमिंग नहीं है, टाइप ऑफ हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल मतलब एक दुश्मनी सी जैसी है, कोल्ड वॉर जिसको भी हम कह सकते हैं, कि डायरेक्टली नहीं बोला है बट वहां पे अनक्लियर बिहेवियर है, मतलब वो चीजें बहुत कोल्ड है ना? सो फ्रॉस्टी आप जानते हैं, जैसे हम लोग मटर वगैरह होती है तो उसको हम लोग रोस्ट कर देते हैं, आइसक्रीम्स होती हैं। बट अगर हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो वो बिहेवियर कैसा है? अनफ्रेंडली है, वेलकमिंग नहीं है। सिनोनिम्स देखें तो कोल्ड है, जैसे उसने मुझे कैसा लुक दिया? कोल्ड लुक दिया। मतलब मैं उसके घर गई तो उसने जो मेरे उसका जो बिहेवियर था वो बहुत कोल्ड था, मतलब वो बहुत वार्मिंग नहीं था, वेलकमिंग नहीं था, बहुत रूखा रूखा सा था। तो फ्रॉस्टी का मतलब रूखा हो जाता है ना? हॉस्टाइल है, ऑफिश है, दूर-दूर रह रहे हैं आप, उससे ज़्यादा भी बात नहीं कर रहे। और एंटोनिम होगा तो एकदम फ्रेंडली है, वार्म हग हो गया, बहुत प्यार से आप उससे मिल रहे हैं। तो ही गिव मी अ फ्रॉस्टी लुक, उसने मुझे कैसा लुक दिया? कोल्ड लुक दिया, मतलब
ऐसे ही जस्ट नज़रअंदाज टाइप में कर दिया, कुछ ख़ास बातचीत नहीं की, ठीक है? तो ही गेव मी अ फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी मतलब रूखा हुआ, उसका बिहेवियर कैसा है? रूखा है, कोल्ड है, अनफ्रेंडली है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्पर। स्पर का मतलब ये वर्ब एंड नाउन दोनों की तरह यूज हो सकता है, और स्पर का मतलब होता है किसी चीज को जब आप इंक्रीज कर रहे हैं, उसको जब आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो हमारा स्पर होता है। ठीक है, आपको मेरी आवाज तो क्लियरली सुनाई दे रही है? कोई इश्यू तो नहीं है? आप लोग को कोई इश्यू तो नहीं है? सो स्पर का मतलब किसी चीज़ को एनकरेज करना, उसको मोटिवेट करना, या फिर उसको आप एनकरेज कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सो टू एनकरेज एन एक्टिविटी और डेवलपमेंट और मेक इट हैपन फास्टर, ताकि आप उस चीज़ को और क्या कर सकें, वो चीज़ जल्दी-जल्दी हो जाए। आपको इसको स्टिर अप कर रहे हैं, उसको आप इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि वो जल्दी-जल्दी हो जाए। जैसे प्रोवोक भी एक वही चीज़ होती है, उसको आप भड़का रहे हैं। तो सिनोनिम्स अगर हम देखें, इंसाइट हो गया, प्रॉम्प्ट है, स्टिम्युलेट, है ना? इनसाइट को मैंने 2 बार लिख दिया है। तो द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड ने क्या किया है? स्पर्ड, रिवॉर्ड स्पर्ड देम टू वर्क हार्ड। तो जो रिवॉर्ड उनको मिला था, मान लो स्कूल के स्टूडेंट्स थे, तो उनको बोला कि आपको ना कुछ अच्छा मिलेगा, मान लेते हैं 1-1 हज़ार रुपए स्टूडेंट्स को दे दिए। तो इससे क्या हो गए, उनको और ज़्यादा वो मोटिवेट हो गए और मेहनत करने के लिए। डन है यहाँ तक? किसी को और मोटिवेट करना। कोई इश्यू तो नहीं है? परप्लेक्स। पहला शब्द क्या है हमारा? परप्लेक्स। परप्लेक्स का मीनिंग क्या होता है? परप्लेक्स का मीनिंग होता है जब हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जब हम उलझन में होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो हम एक कैसे स्टेट में होते हैं? हम कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में होते हैं। सो हैरान हो जाना या हैरान कर देना किसी को, उलझन में डालना या खुद ही उलझ जाना। तो टू कन्फ्यूज़ एंड वरी समवन स्लाइटली बाय बीइंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और सॉल्व। तो परप्लेक्स होना मीन्स आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वो बात आपके समझ से बाहर जा रही है, ठीक है? तो जैसे कि अभी मेरे को याद आ रहा है, एक बिग बॉस अभी चालू हुआ है ना, तो वहाँ पे एक लड़की है उसका स्टेटमेंट मैंने सुना, तो आई वाज़ लाइक परप्लेक्स, लाइक व्हाट शी वांट्स टू से, है ना? तो आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो हम कैसे स्टेट में हैं? हम कन्फ्यूजन में हैं, बट परप्लेक्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, जहाँ पे आप अब कन्फ्यूज़ शब्द को आप यूज़ करते हैं, लाइक आई एम कन्फ्यूज़। अब आप थोड़ा एडवांस इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम परप्लेक्स्ड, ओके? आई एम परप्लेक्स्ड। अगर जहाँ आप कन्फ्यूज़ वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ आप परप्लेक्स वर्ड को यूज़ करेंगे, या पज़ल, डम्बफाउंड या बैफल। देखो, हम अपनी इंग्लिश को एडवांस कब बनाते हैं? जो हम सीख रहे हैं, जैसे एक कॉमन शब्द हमें आता ही है, उसी कॉमन शब्द को जब हम बोलें, तो वो रिप्लेस कर दें हम नए एडवांस शब्द से। क्लियर हो जाता है? जैसे द डिफिकल्ट क्वेश्चन परप्लेक्स द स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन कैसा था? डिफिकल्ट था। उसने स्टूडेंट्स को क्या कर दिया? कंफ्यूज्ड कर दिया। हमने यहाँ वर्ब यूज़ कर दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कर लिया। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन परप्लेक्स द स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज्ड लगा सकते थे ना, राइट? तो अमित कुमार, नो, नो, नो नीड टू बी लाइक थैंकफुल, राइट? बस अच्छे से आप लोग पढ़िए, दैट्स ऑल फॉर मी। द एक्सप्लेनेशन लेफ्ट मी थॉरली परप्लेक्स्ड। तो जो एक्सप्लेनेशन थी ना, उसने मुझे कंप्लीटली, थॉरली मीन्स कंप्लीटली, परप्लेक्स कर दिया मीन्स मुझे कंफ्यूज्ड कर दिया। थॉरली मीन्स कंप्लीटली, परप्लेक्स समझ में आ गया? किसी को हैरान कर देना, परेशान हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोड। नोड मतलब जब हम लोग गर्दन को ऐसे हिलाते हैं, तो उसको नोड कहते हैं, अपना सर हिलाना। मूवमेंट अप एंड डाउन विद द हेड। तो जब हम अपने सर को ऐसे हिलाते हैं, तो उसको नोड कहते हैं। सो ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, और नोडेड फॉर मी टू कम इन, और उसने ऐसे करके गर्दन को हिलाया। जैसे हम लोग सपोज क्लास में कोई बच्चा है, वो अंदर आना चाहता है और मैं कोई टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ, तो विदाउट डिस्टरबेंस बस मैंने ऐसे कर दिया, सो ये हो गया ना। और किसी ने पूछा कि आप भी चलेंगे, मैं कुछ बोल रही थी बट मैंने, ये जेस्चर है हमारा, तो ऐसे कर देना, मतलब सर हिलाना मीन्स नोड। यस, डन। सो ही लुक्ड अप, ऊपर देखा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, एंड नोडेड, नोडेड अगेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो नोड क्या है? हमारा वर्ब है।
बट जब हम इसका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो डी को हम डबल कर देते हैं तो वो हो जाता है नोडेड। ये छोटी-छोटी बातें हैं बट हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है कोई चीज़ जो एकदम शांत है, एकदम रिलैक्स, एकदम काम है वो चीज़, एकदम पीसफुल है वो चीज़। तो काम, पीसफुल, कोई शोर-शराबा नहीं है, कोई वायलेंस नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम काम है वो चीज़, है, पीसफुल है, प्लेसिड या सेरेन। तो अगर हम इसके एंटोनिम्स में देखें तो वो चीज़ कैसी है? लाउड है, डिस्टर्ब्ड है वो चीज़, नॉइज़ी है ना? सो द प्लेस वाज़ ट्रैंक्विल एंड अपीलिंग। अपीलिंग आपका मीनिंग पता है? अपीलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्टिव जो होती है उसको अपीलिंग कहते हैं। तो द प्लेस वाज़ ट्रैंक्विल एंड अपीलिंग। ट्रैंक्विल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इस प्लेस की हम विशेषता बता रहे हैं कि जो ये प्लेस था वो कैसा था? बहुत शांत था, बहुत पीसफुल था, कोई शोर-शराबा नहीं था, एकदम बहुत अच्छा वातावरण था वहाँ का। सो हमने क्या बोला यहाँ पे? ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल एंड अपीलिंग दोनों ही आपके एडजेक्टिव्स हैं। काम, पीसफुल, प्लेसिड, सेरेन, है ना? हम जगह वगैरह को या एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट को हम ट्रैंक्विल शब्द यूज़ करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इन तीनों शब्दों में आपको कोई इश्यू है? इन तीनों शब्दों में? क्योंकि देखो आज की जो हमारी स्टोरी है वो उसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं थे, तो मैंने सोचा जैसे वहाँ पे काम शब्द का यूज़ किया था, तो मैंने सोचा चलो काम तो बच्चों को पता ही है, काम की जगह हम और क्या यूज़ कर सकते हैं? ट्रैंक्विल। तो मैंने उसका एक शब्द बना दिया आप लोगों के लिए। डन है? ये क्लियर है? आगे करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है अ, अभिवादन करना, है ना? ग्रीट करना मतलब उसको अभिवादन करना, तो उनका स्वागत करना, ग्रीट करना। तो टू वेलकम समबडी व्हेन यू मीट देम। जब आप उनसे मिल रहे हैं, जब वो आपके घर आ रहे हैं, आप उनको वेलकम कर रहे हैं, हेलो, हाय, जिस भी तरीके से आप करते हैं। तो ही ग्रीटेड ऑल द गेस्ट वार्मली। वार्मली मतलब बहुत प्यार से, एज दे अराइव्ड। तो जब वो लोग आए ना, तो उन्होंने गेस्ट को बहुत प्यार से उनका स्वागत किया। आपको याद है हमने वार्मली, वार्म, आपको याद है हमने वार्म एडजेक्टिव की तरह पढ़ा था। यहाँ पे एक तो गर्म को होता है, बट वार्म का मतलब किसी को बहुत प्यार से हो गया। तो इसका एंटोनिम हमने एक पढ़ा था। वहाँ पे हमने कोल्ड पढ़ा था उसके सिनोनिम्स में, तो ज़रा आपको याद है तो बताइए उसका हमने क्या पढ़ा था? अगर वो आपको याद है तो? ठीक है। तो वार्म का मतलब, वार्मली मतलब बहुत अ, बहुत प्यार से आपने किसी से आप मिले, तो उन्होंने स्वागत किया सारे गेस्ट गेस्ट का बहुत प्यार से। ग्रीट करना मीन्स स्वागत करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और यहाँ पे हमने वी टू यूज़ किया है। फार अवे एक ही साथ में यूज़ करते हैं, फार अवे एक ही वर्ड बन जाता है और इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत दूर है। तो वेरी डिस्टेंट या रिमोट, डिस्टेंट या रिमोट। तो दे ट्रेवल्ड टू फार अवे प्लेसेस। कैसी जगह पे गए वो लोग? दूर की जगह पे गए। फार अवे प्लेस मतलब दूर की जगह, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। या अगर आप फार अवे थिंकिंग, इफ यू आर थिंकिंग समथिंग एंड दैट इज फार अवे, मतलब जहाँ आप फिजिकल में प्रेजेंट हैं वहां पे आपका ध्यान नहीं है, आप कुछ और ही सोच रहे हैं, तो वहां भी हम इसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है जब हम बहुत थके हुए होते हैं। तो आप ना ये कॉमन शब्द आप यूज करते हैं, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, आप यूज करते हैं ना? तो नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग टायर्ड अगेन एंड अगेन, यूज एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड, है ना? मीन्स आई एम कंप्लीटली टायर्ड। तो हम लोग अब टायर्ड वर्ड को बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? एग्जॉस्टेड, थका हुआ होना। तो एक्सट्रीमली टायर्ड, वियरी, टायर्ड, ड्रेन्ड, फटीग्ड, है ना? और इसके एंटोनिम्स में आप एक्टिवेटेड हैं, एक्टिवेटेड, एनर्जाइज्ड, या आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है तो स्ट्रेंथन्ड हो गया। तो आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड टुडे। हो सकता है अब आप क्लास ले रहे हो तो आप पूरी तरीके से थक गए हो और आपका बिल्कुल अब पढ़ने का मन ना हो और इसके बाद आप तुरंत सोने वाले हो, है ना? तो आप कह सकते हैं आई एम कंप्लीटली टायर्ड। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग टायर्ड, नाउ यू आर गोइंग टू यूज आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड। तो एग्जॉस्टेड ये क्या हो जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम एग्जॉस्टेड को यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव की तरह। टायर आपका अगर यहाँ पे हम इसे वर्ब बनाते तो एग्जॉस्ट हो जाता। डन है।
यहाँ तक जेंटली मतलब बहुत प्यार से, किसी चीज़ को आप बहुत जेंटली आप बोल रहे हैं, तो बहुत सॉफ्टली तरीके से आप बोल रहे हैं, बहुत प्यार से आप बोल रहे हैं। किसी चीज़ को आप होल्ड कर रहे हैं बहुत जेंटली मतलब बहुत प्यार से। सो कोमलता से आप उस चीज़ को पकड़ रहे हैं, बहुत प्यार से आप उसके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो इन अ वे दैट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड लाइट, नॉट स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम। आप बहुत प्यार से उसके साथ पेश आ रहे हैं। आप जेंटली बात कर रहे हैं, बहुत सॉफ्टली आप बात कर रहे हैं, धीरे-धीरे आप बात कर रहे हैं, स्लाइटली, फेंटली थोड़ा ये वाला फेंट जैसे कपड़े का कलर फेंट हो जाता है, डेलिकेटली हो जाता है ना? और एंटोनिम्स में देखें तो बहुत बुरी तरीके से एकदम अनकाइंडली एकदम बहुत बुरी तरीके से हार्शली आपने बात की उसके साथ। जेंटली मतलब बहुत प्यार से आपने बात की, किसी सिचुएशन को आपने बहुत जेंटल तरीके से हैंडल किया। क्रूअल तरीके से मतलब बहुत बुरे ढंग से, क्रूअल मीन्स बहुत बुरा। ही हेल्ड द बेबी जेंटली, तो उसने बच्चे को किस तरीके से पकड़ा। हेल्ड मतलब पकड़ना, होल्ड करना। हेल्ड जो है ये होल्ड का सेकंड फॉर्म है। तो हेल्ड, तो उसने बच्चे को किस तरीके से पकड़ा, बहुत प्यार से पकड़ा। अब जेंटली जो है, जेंटली आपका वर्ब की विशेषता बता रहा है, किस तरीके से, बहुत प्यार से। तो ये क्या है आपका, ये जो सॉरी जेंटली जो है ये एडवर्ब है। जब भी हम वर्ब की विशेषता बताते हैं तो वहां पे हम एडवर्ब यूज करते हैं। जेंटल आपका एडजेक्टिव होता है और जेंटली आपका एडवर्ब है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, कल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मिलने वाली है और वो है हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब जैसे यहाँ पे हेल्ड है, हेल्ड क्या है, ये आपका होल्ड का ही सेकंड फॉर्म है ना? तो अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो एक तो टेंस चैप्टर और एक हमारा वर्ब। वर्ब में भी हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब की कौन, क्योंकि टेंस में हम वर्ब्स ही लगाना सीख रहे होते हैं, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको इर्रेगुलर वर्ब्स की सारी फॉर्म्स करवाने वाली हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर एक ही बार में वीडियो देखें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप तोड़-तोड़ के देखिए, आप 5 मिनट देखिए, आप 10 मिनट देखिए, 5 ही वर्ब आप 1 दिन में लर्न करिए, बट आपको लर्न करना है, वो बहुत ज़रूरी है। कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ये सारे शब्द हमारे क्लियर हैं। ग्रीट, किसी का अभिवादन करना, स्वागत करना। फार अवे, दूर, है ना? एग्जॉस्टेड, टायर्ड। सो नाउ नाउ वी आर नॉट गोइंग टू यूज टायर्ड, नाउ वी विल यूज एग्जॉस्टेड। एंड जेंटली मीन्स बहुत प्यार से। चीयरफुल का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आप आपका जो नेचर है वो कैसा है, बहुत हंसमुख नेचर है आपका, है ना? तो आपका नेचर कैसा है, बहुत हंसमुख है, आप हमेशा खुश रहते हैं। तो आपका नेचर बता रहे हैं कैसा है, हंसमुख है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी पर्सन की विशेषता बता रहा है। वो पर्सन हमेशा हैप्पी और पॉजिटिव फीलिंग्स में रहता है, नेचर उसका है। एटीट्यूड कैसा है उसका, देखो एटीट्यूड का मतलब ना वो घमंड मत समझना कि एटीट्यूड का मतलब सिर्फ घमंड होता है। एटीट्यूड का मतलब उसका नजरिया होता है। एटीट्यूड का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है कि मैं उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, मीन्स उसका पॉइंट ऑफ व्यू। एटीट्यूड का मतलब घमंडी नहीं होता, इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नजरिया है उसका। डन है? तो चेयरफुल मीन्स हंसमुख, बहुत खुश मिजाज का पर्सन है वो। सिनोनिम्स अगर हम देखें तो हैप्पी हो गया, जॉली है, इलेटेड। इलेटेड का एक मतलब हो जाता है कि आई एम इन द करंट स्टेट आई एम वेरी हैप्पी। और क्लाउड नाइन आपका ईडियम होता है जब आप बहुत खुश होते हैं। अगर हम एंटोनिम्स में देखें तो दुखी है, सलन या फिर ग्लोमी। डन? जैसे सी सच अ चेयरफुल पर्सन, तो वो कैसी व्यक्ति है, वो बहुत खुश रहने वाला पर्सन है। चेयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉरगेटफुल। फॉरगेट आप जानते हैं वर्ब होता है, इसका मतलब होता है भूल जाना। और फॉरगेटफुल हमने लगा दिया तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। और इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो चीजों को भूल जाता है, जिसको हम भुलक्कड़ कह सकते हैं। ठीक है? सो फॉरगेटफुल में पहली बात है कि FULL नहीं होगा, सिंगल L होगा। फॉरगेटफुल मतलब जो चीजों को भूल जाता है, फॉरगेटफुल। ऑफन मीन्स अक्सर, फॉरगेटिंग थिंग्स। तो अब आप लोग जानते हैं एक बीमारी भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमनेशिया बोलते हैं। क्योंकि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, सो एमनेशियक ये आपका एडजेक्टिव होगा। एमनेशिया मतलब क्या होता है, जब भूलने की जो याददाश्त चली जाती है, या जब याददाश्त चले जाना अलग हो गया, बट हम चीजों को भूल जाते हैं, है ना?
फिर वापस याद आ जाती है बट फिर हम फिर भूल जाते हैं। तो ये आपका एमनेशिया हो जाता है। एब्सेंट माइंडेड भी वही होता है, चीज़ों को भूल जाना। या आप ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड हैं किसी चीज़ों में तो फिर आपको प्रेज़ेंट की चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं। लाइक शी इज गेटिंग वेरी फॉरगेटफुल इन हर ओल्ड एज। तो अपनी अब ओल्ड एज होती जा रही है और उस एज में वो क्या हो रही हैं, चीजों को भूल रही है ना? वो उनकी जो मेमोरी है वो कैसी हो रही है, फॉरगेटफुल हो रही है। चीजों को रख कर भूल जाती हैं या लोगों को भूल जाते हैं। तो वो हो गया हमारा फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल क्या है? एडजेक्टिव है। शी इज गेटिंग, वो हो रही है। कैसी हो रही है? भूल जाती हैं चीजों को। फॉरगेटफुल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विस्पर। विस्पर करना मतलब फुसफुसाना। विस्पर का मतलब क्या होता है? जब हम फुसफुसाते हैं कुछ ऐसे ही, जब हम धीरे धीरे जब हम लोग बोलते हैं। और फुसफुसाना मतलब वर्ब हो गया। वाई आर यू विस्परिंग? तुम क्यों फुसफुसा रहे हो? स्टॉप विस्परिंग। ना, फुसफुसाना बंद करो। तो टू स्पीक एक्सट्रीमली क्वाइटली सो दैट अदर पीपल कांट हेयर। तो आप किस तरीके से बोल रहे हैं? बहुत धीरे से आप बोल रहे हैं, ताकि जो अदर लोग हैं, जो अदर पीपल हैं, वो आपको ना सुन सके। मुझे इस अदर पीपल से मुझे कल की क्लास का अदर याद आ गया, है ना? हम कल अदर्स बार-बार आ रहा था, तो मैंने आपको बताया था ये जो अदर्स है, ये आपका प्रोनाउन है। और इस अदर्स का मतलब ये हो जाता है अदर प्लस नाउन। इस अदर्स का मतलब हो जाता है अदर प्लस नाउन। इसीलिए हम अदर्स के साथ में दोबारा से कोई भी नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट ये जो अदर है ये एडजेक्टिव है, इसीलिए हमने यहाँ पे पीपल, पीपल के पहले हमने अदर लगा दिया, मीन्स दूसरे लोग। डन यहाँ तक। और हम एक और चीज है, जैसे हम अगर हम विल नॉट लिखते हैं या कोई भी आप लिखते हैं, तो विल फिर नॉट के बीच में हम गैप रखते हैं, ये दो अलग अलग शब्द बन जाते हैं। बट जब हम कैन नॉट लिखते हैं तो वो एक शब्द रहता है। कैन नॉट के बीच में आपका गैप नहीं बनता है। अच्छा, ये सिनोनिम्स नहीं है, ये तो सेंटेंस है सीधा। तो ये क्या हो गया हमारा? व्हाई व्हाट आर यू टू गर्ल्स व्हिस्परिंग अबाउट? अबाउट मीन्स किस बारे में। तो आप दोनों लड़कियां किस बारे में फुसफुसा रही हैं? ये क्लियर है आपको? ये आपके शब्द क्लियर हैं? चेयरफुल होना मीन्स जब आप बहुत खुश हैं, आप बहुत इलेटेड मीन्स यू आर वेरी हैप्पी, यू आर ऑन क्लाउड नाइन। और एंटोनिम्स हो जाएगा बहुत दुखी है, सैड, सलन या ग्लोमी। फॉरगेटफुल जब चीज़ों को हम रख कर भूल जाते हैं, इस बीमारी को हम एमनेशिया कहते हैं। और विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। डन है यहाँ तक? आगे करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमायर। एडमायर करना मतलब किसी चीज़ की बहुत प्रशंसा करना। एडमायर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की बहुत प्रशंसा करना या आप उसको बहुत पसंद करते हैं। तो टू रिस्पेक्ट और लाइक समबडी और समथिंग वेरी मच। या आप किसी चीज को देख रहे हैं और उसको बहुत प्यार से आप देख रहे हैं, तो वो एडमायर हो गया। मतलब आप उसको बहुत पसंद करते हैं, आप उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। रिस्पेक्ट हो गया, एप्रिशिएट हो गया, आप उसकी तारीफ है, लाइक है, प्रेज है, अपलॉड, है ना? अगर हम इसके एंटोनिम्स में देखें तो हेट हो गया। आप लोथ, लोथ का मतलब किसी से नफरत करना, हेट हो गया। अबहॉर का मतलब भी हेट ही होता है। अगर हम सेंटेंस में देखें सो आई एडमायर योर ऑनेस्टी, तो जो तुम्हारी ऑनेस्टी है ना, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। अब मैं आपको अगेन एंड अगेन बोलती हूँ कि आपको इनमें से कोई ना कोई शब्द है जो ऑलरेडी आता है। आप किसी भी स्टेज पे हो, आपको इनमें से कोई ना कोई शब्द ज़रूर आता है। अब अगर हमें अपने आप को थोड़ा ऊपर लेके जाना है, अपनी वोकैब को इंक्रीज़ करना है, तो जैसे मैंने बोला, अगर मैं वहाँ पे किसी की प्रशंसा की सेंस में बात कर रही हूँ, तारीफ़ के सेंस में बात कर रही हूँ, तो हम प्रेज़ वर्ड यूज़ करते हैं तारीफ़ के लिए। तो हम प्रेज ना लगा के आई प्रेज योर ऑनेस्टी की बजाय आई एडमायर योर ऑनेस्टी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो लाला जी, गुड इवनिंग। एंड आई होप कि आपका फर्स्ट डे है, बट आगे हम लोग कंटिन्यू रखें। ठीक है? तो हमने क्या सीखा? एडमायर का मतलब किसी की प्रशंसा करना। सो आई एडमायर योर ऑनेस्टी मीन्स मैं तुम्हारी ऑनेस्टी की प्रशंसा करता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है। और हेट में आपको ऑलरेडी पता है, तो अब आप क्या लगा दोगे? लोथ वर्ड यूज करो। आप जब हेट यूज कर रहे हो ना, जहाँ पे हेट आ रहा है, तो वहां पे आप लोथ लगाओ। इससे हमारी इंग्लिश की जो इम्प्रूवमेंट है वो रियल में वहां से शुरू होती है। एडमायर वर्ब है किसी की प्रशंसा करना।
नेक्स्ट है हमारा बॉदर्ड। बॉदर्ड में मैंने यहाँ पे ईडी लगा दिया, तो मैं ऑलरेडी इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रही हूँ, बट अगर सिर्फ़ मैंने बॉदर रखा होता, ईडी ना लगाया होता, तो ये वर्ब होता। बॉदर करना मतलब किसी को परेशान करना। बॉदर है ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू बॉदर यू। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता को क्या बोलेंगे? आई डोंट वांट टू बॉदर यू। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। बॉदर यहाँ पे ये वर्ब हो गया, है ना। बॉदर्ड मैंने ऑलरेडी एडजेक्टिव के रूप में, सो किसी को परेशान, वरिड है ना। आप बॉदर्ड हैं किसी चीज को लेके, तो आप चिंतित हैं किसी चीज को लेके, आप परेशान हैं किसी चीज को लेके। सो क्या हो जाएगा? वरिड अबाउट समथिंग, यू आर वरिड अबाउट समथिंग। और एनॉयड, एनॉयड मतलब किसी को परेशान, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, आप गुस्से में आ रहे हैं। और प्लीज्ड, जब हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं इट इज माय प्लेजर, तो प्लेजर का प्लीज्ड हम जैसे नहीं, इट वाज प्लीज्ड, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू, या आई एम प्लीज्ड टू हेल्प यू। तो मुझे अच्छा लगा, है ना, आपकी मदद करके। आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट। तो व्हाई आर यू बॉदर्ड अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू? ये तो बहुत कॉमन सेंटेंस है, आप बोल सकते हैं व्हाई आर यू बॉदर्ड अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू। तुम क्यों चिंता ले रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम क्यों इस चीज को लेके टेंशन ले रहे हो, है ना। So why are you bothered about it? And leave it now. Why are you bothered about it? It doesn't matter. तो bothered मतलब आप किसी चीज को लेके परेशान हो रहे हैं। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ईडी लगा दिया, तो मैंने एडजेक्टिव बना दिया, बट अगेन मैं इसको वर्ब की तरह यूज करती हूँ। जैसे स्टॉप बॉदरिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे अनॉय करना बंद करो। तो बॉदर्ड समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टीज। टीज भी एक काइंड ऑफ हो जाता है। टीज का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। अब आप किस सेंस में चिढ़ा रहे हैं? आप किसी के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं, आप हंस रहे हैं, या तो सिर्फ आप मजे लेने के लिए उसका, या फिर आप रियल में उसको परेशान करने के लिए आप उसको टीज कर रहे हैं। क्लास की टाइमिंग है डेली आपकी नाइट में 9 बजे, ठीक है। डेली हम लोग मंडे टू सैटरडे 9 PM, ये हमारी क्लास की टाइमिंग रहेगी एवरीडे। सो हमने क्या बात की अभी? टीज। तो टू लाफ, आप हंस रहे हैं किसी के ऊपर। लाफ एट समबडी, लाफ के साथ फिक्स preposition एट आता है। समबडी, और टू से समथिंग सम अनकाइंड, अनकाइंड मतलब आप क्रूअल हो रहे हैं, उसके साथ अच्छे शब्द नहीं यूज कर रहे। अबाउट देम, या तो आइदर मीन्स, या तो आप उनके साथ मजे ले रहे हैं, या आप उनको सच में अपसेट करना चाहते हैं। आई वॉज जस्ट टीजिंग यू, आई डेंट मीन टू अपसेट यू। मैं तो सिर्फ तुम्हें परेशान कर रहा था, मैं रियल में तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था, है ना। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, यार मैं तो तुम्हें सिर्फ चिढ़ा रहा था, आई वॉज जस्ट टीजिंग यू, मतलब मैं तुम्हें सिर्फ चिढ़ा रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था, आई डेंट मीन दैट। आई वॉज जस्ट टीजिंग यू, मैं सिर्फ तुम्हें परेशान कर रहा था। स्टॉप टीजिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करो। तो इससे देखो आप क्या देख रहे हो कि हम रियल में अपनी इंग्लिश को कितना अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, अगर हम इन शब्दों को यूज करना शुरू करें, सोचने लगे हम इनके बारे में, तो चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे आई एडमायर योर डिटर्मिनेशन, कि जो तुम्हारी डिटर्मिनेशन है उस चीज़ को लेके मैं एडमायर करता हूँ, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? वाई आर यू बॉदरिंग मी? कैन यू प्लीज स्टॉप बॉदरिंग मी? क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? डोंट टीज मी, हाँ, मुझे परेशान मत करो। डन, यहाँ तक हमने क्लियर हो गया। कॉम्बैक्ट, कॉम्बैक्ट आपने सुना ही होगा, है ना। कॉम्बैक्ट शब्द आपने सुना होगा। कॉम्बैक्ट का मतलब होता है लड़ाई, जैसे झगड़ा भी होता है, युद्ध होता है। और कॉम्बैक्ट करने का एक मतलब ये होता है जब आप खुद किसी चीज को कन्फ्रंट कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, उस चीज से आप डील कर रहे हैं। कॉम्बैक्ट को ना हम एक सेकेंड बस। कॉम्बैक्ट को हम, आप देखेंगे इसको एडजेक्ट, वर्ब और नाउन दो रूप में यूज कर सकते हैं, दोनों के सेंटेंस देख लेंगे। बट आप याद रखिए, लड़ाई लड़ना या फिर सिर्फ लड़ना, संघर्ष करना या संघर्ष। संघर्ष करना हो गया तो ये वर्ब हो जाता, और सिर्फ संघर्ष है तो ये नाउन है। आप दोनों में से कैसे भी यूज कर लीजिए। अ फाइट और कॉन्टेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो वहां पे भी तो कॉम्बैक्ट ही है ना, आपको युद्ध ही तो लड़ना पड़ रहा है ना, आपको कंपटीशन है वहां पे। सो ये फाइट हो गया, बैटल हो गया। कन्फ्रंट करना मतलब किसी चीज को सामना करना, उसको अटैक करना, काउंटर करना। और टैकल का मतलब होता है डील। तो आपका डील मतलब वो वाला
डील करना किस चीज़ से? प्रॉब्लम से निपटना, ठीक है? कॉम्बैक्ट करना, उस प्रॉब्लम को आप डील कर रहे हो, आप उससे निपट रहे हो, आप उसका सामना कर रहे हो। अब देखो दोनों सेंटेंस को हम कैसे यूज़ करेंगे? मैनी इनोसेंट पीपल आर किल्ड इन कॉम्बैक्ट। कॉम्बैक्ट मीन्स वॉर, मीन्स लड़ाई, है ना? फाइट। तो बहुत सारे ऐसे इनोसेंट लोग हैं जिनकी जान चली गई युद्धों में। तो इन कॉम्बैक्ट, इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो कॉम्बैक्ट यहाँ पे क्या काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। वी लर्नड, हमने सीखा, टू कॉम्बैक्ट, टू के बाद आ रहा है वर्ब का बेस फॉर्म है। हमने लड़ना सीखा हमारे फियर से बाय कन्फ्रंटिंग इट। कन्फ्रंट करना मतलब उसका सामना करना, उसको फेस करना। तो अपने प्रॉब्लम को, अपने डर को हमने कैसे सीखा, उससे लड़ना हमने कैसे सीखा? उसको सामना करके, उसको फेस करके। तो यहाँ पे हमने कॉम्बैक्ट को वर्ब की तरह यूज किया है और इस सेंटेंस में हमने कॉम्बैक्ट को नाउन की तरह यूज किया है। कॉम्बैक्ट का मतलब लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना या फिर संघर्ष। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माउंट। माउंट आप लोग माउंटेन जानते हैं ना, और हम लोग शॉर्ट में माउंट एवरेस्ट भी बोलते हैं। सो माउंट एवरेस्ट क्या है? एक बहुत बड़ी चोटी है। सो वैसे ही माउंट वर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना। माउंट होना मतलब वो चीज बढ़ रही है, वो चीज इंक्रीज हो रही है। माउंट हो रही है मतलब वो चीज इंक्रीज हो रही है, वो चीज बढ़ रही है। ग्रेजुअली मतलब धीरे-धीरे टाइम के साथ में वो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, राइज़ हो रही है, ऊपर उठ रही है और बड़ी होती जा रही है। राइज़ होना, एक्सेलरेट करना मतलब चीज़ का इंक्रीज़ होना, सब सिनोनिम्स ही हैं। एक्सपेंड हो रही है वो चीज़, इंटेंसिफ़ाई हो रही है वो चीज़, और मजबूत हो रही है और बढ़ रही है। अगर हम एंटोनिम्स में देखें तो चीज़ क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है, डिमिनिश, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ रही है, लेसन। लेसन की स्पेलिंग को आपको ध्यान देना है। इसका जो साउंड है ये लेसन से आता है, LESSON। ये जो लेसन होता है ये आपका नाउन है, ये एक आपका पाठ जिसको चैप्टर हम लोग कहते हैं। बट इस लेसन का मतलब LESSEN का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कम होना, ठीक है? या कम करना। तो आप उसके दर्द को कम कर रहे हो, आप उसके दर्द को सूद कर रहे हो, कम कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, काम कर रहे हो आप उस चीज़ को, तो ये उस सेंस में हो गया, है ना? मॉडिफाई वाले सेंस में हो गया, उस चीज़ को कम करना। या वो चीज़ कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है वो चीज़, डिमिनिश हो रही है, और माउंट हो रही है मतलब वो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। तो उनकी जो परेशानियाँ हैं ना, हैव कंटिन्यूड टू माउंट, तो उनकी परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं, इंक्रीज़ ही होती जा रही हैं। तो देयर ट्रेवल्स हैव कंटिन्यूड मतलब उनके जो परेशानियाँ हैं वो लगातार इंक्रीज़ होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। माउंट वर्ड समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोक्रेस्टिनेट। ये वर्ड आपने हमेशा सुना ही होगा, प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट स्पेलिंग पे ध्यान रखना है, ये 4 सिलेबल में टूटता है। और ये जो क्रैश है, क्रैश, इसके ऊपर में हम लोग फोकस करते हैं जब हम किसी वर्ड में, जैसे है ये पूरा वर्ड है, इसके इन शब्दों के ऊपर में, क्रैश के ऊपर में हम प्रोक्रेस्टी, टी अलग हो गया, नेट हो गया और प्रो हो गया। सो ये 1 2 3 और 4, 4 में टूटा है, बट इसके ऊपर में हम फोकस करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेट, ये क्या है? वर्ब है और इसका मतलब होता है काम को टाल देना, चलो ना बाद में कर लेंगे, है ना? प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो आप, इसका मतलब आप काम को टाल दे रहे हो कि चलो ना बाद में देखा जाएगा, उसको पोस्टपोन करे जा रहे हो आप। तो टू कीप डिलेइंग, आप काम को डिले करते जा रहे हो, समथिंग अंटिल अ फ्यूचर टाइम, कि चलो इस काम को कल कर लिया जाएगा, है ना? अभी पढ़ने का क्या मतलब है, कल पढ़ लेंगे, अभी ये काम फिनिश करने का क्या मतलब है, कल कर लेंगे, कल तो संडे है। तो वो चीज़ होती है हमारी प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब वो आदत जिसमें हम काम को डिले करते जा रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। तो उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं, उसको हम डिले कर रहे हैं। तो स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यहाँ से हमें एक चीज और याद रखनी है। स्टॉप, जैसे बहुत सारी वर्ब्स होती है, बट मैंने कहा ना जब हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम डील करते जाएंगे। तो जब हम स्टॉप वर्ब यूज करते हैं और इसके तुरंत बाद जब हम दूसरी वर्ब यूज कर रहे हैं, तो वो वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में आती है, ठीक है? सो स्टॉप डूइंग दिस वर्क, ना कि स्टॉप डू दिस वर्क। हम वहां पे बोलते हैं स्टॉप डूइंग दिस वर्क, सेम एज स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, है ना? स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, स्टॉप कमिंग हेयर।
तो वैसे ही स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड गेट योर वर्क डन। तो अपने काम को टालना बंद करो और अपने काम को पूरा करो। यहाँ तक हमने ये तीनों शब्द कर लिए। कॉम्बैक्ट को आप वर्ब एंड नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। माउंट का मतलब किसी चीज का इंक्रीज होना, राइज हो रही है वो चीज, एक्सेलरेट हो रही है, इंटेंसिफाई हो रही है, और डिक्रीज हो रही है अगर उसका एंटोनिम देखें। और प्रोक्रेस्टिनेट मतलब किसी काम को टालना। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रैम। क्रैम आपको याद है, इसका मतलब होता है रटना। क्रैम का मतलब एक जैसे आपका रोट लर्निंग होती है ना, रोट लर्निंग में हम क्या करते हैं, बिना समझे कुछ समझ में आए ना आए बस हमको रट लेना है, तो वो हमारी क्रैम कहलाता है। क्रैमिंग मतलब आप रटे जा रहे हो। और एक क्रैम का मतलब ये हो जाता है किसी, जैसे मान लो गाड़ी है, गाड़ी में आपने देखा होगा ना शादी वगैरह होती है, तो ज़रूरत से मतलब जितना हमने सोचा था एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आ गए। तो एक-एक गाड़ी के अंदर में 4-5 लोग एक्स्ट्रा घुसे हुए हैं, कोई किसी की गोद में बैठा हुआ है, तो वो उसको ठूँस दिया है ना? सामान को भी ये सूटकेस में सामान, हाँ, सूटकेस वाला सामान, ये बैग वाला, तो जब हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, तो हमेशा कुछ सामान पता नहीं कहाँ से ऑल ऑफ अ सडन आ जाता है और वो हम उसमें ऐसे ज़बरदस्ती डाल रहे होते हैं और फिर ज़बरदस्ती उसकी चेन बंद कर रहे होते हैं, वो भी क्रैम होता है। तो 2 मीनिंग हो गए, रटना हो गया, आप लर्निंग की बात करें और सामान वगैरह की बात कर रहे हैं, तो आप उसको ज़बरदस्ती उसके अंदर आप डाल रहे हैं, तो आप ठूँस रहे हैं उसमें, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो गई, आप रट रहे हैं, ठूँस रहे हैं, तो समझ में आ गया। सो टू फिल समथिंग बाय फोर्स, फोर्स है ना, ताकत लगा के। देख रहे हो कभी-कभी ऐसा होता है, मम्मी कहती है इसकी चेन बंद नहीं हो रही बेटा, ज़रा आके करियो बेटा, टाँग लगा के एकदम खींचे जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको क्रैम कर रहे हो। विद मोर देन इट कैन ईज़िली होल्ड, तो जितना एक्चुअली उसके अंदर आ सकता है, उससे ज़्यादा हम उसमें डाल रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा। और दूसरा मीनिंग क्या आता है हमारा? टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ शॉर्ट टाइम। तो कम ही समय है, अब समझने का टाइम नहीं है मैम, अब जो भी समझ में आ रहा है बस अब रट लेते हैं, जो लिखा है सब रट लेते हैं, तो वो होता है क्रैम। स्कूल में क्रैम लर्निंग काम करती है, बट लाइफ में क्रैम लर्निंग काम नहीं करती है। इंग्लिश में भी ना, अगर मैं एक बात बोलूं, आपको लगेगा आप रूल्स रट के इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, या 2 महीने में इंग्लिश सीखें, या 30 डेज के अंदर इंग्लिश सीखें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप उसको ओवर टाइम जो आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, जो सीख रहे हो, वो ही आपको फायदा करेगा। सो क्रैम करके आप नहीं कर पाएंगे। तो क्रैम कर दिया मतलब हमने उसमें जाम कर दिया, उसको भर दिया, जैम हो गया, ओवरफिल कर रहे हैं एकदम, पैक एंड थ्रोंग। थ्रोंग का मतलब बहुत ज्यादा क्राउड हमने कर दिया। जैसे शी इज़ क्रैमिंग फॉर हर हिस्ट्री एग्ज़ाम। हाँ, हिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए तो हमेशा रटा ही जाता है, उसमें क्या ही लगा सकते हैं। हाँ, अगर स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए तो बात अलग है। तो बट शी इज़ क्रैमिंग मीन्स शी इज़ लर्निंग, वो रट रही है ना? तो रोटिंग हो जाएगा फॉर हर हिस्ट्री एग्ज़ाम। एंड बिफोर द ट्रिप, ट्रिप से पहले मैंने क्रैम कर लिया, मीन्स मैंने भर लिया। आई फिल्ड माई हेड विद इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेन। ओके, सो अगर हम फॉरेन जाएंगे और वो भी फर्स्ट टाइम, तो बड़ा एक्साइटमेंट होगा, तो हम अपना दिमाग भर लेंगे वहाँ की पूरी पूरी, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या लिस्ट हम लोग बना लेंगे, वहाँ का वेदर एंड ऑल। तो ट्रिप पे जाने से पहले मैंने अपने दिमाग को किस चीज़ से भर लिया? उस प्लेस की इन्फॉर्मेशन से अपने दिमाग को मैंने भर लिया। डन है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है हमारा आत्मसम्मान, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है? सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान। सो बिलीव, अपने ऊपर भरोसा, कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटी एंड वैल्यू, अपनी खुद की एबिलिटीज़ में, अपनी खुद की वर्थ में जो हमें भरोसा है, जो कॉन्फिडेंस है, वो हमारा सेल्फ एस्टीम हो सकता है। अगर हम कह रहे हैं उसका सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, तो इसका मतलब उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको अपने ऊपर बिलीफ नहीं है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, है ना? अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की थोड़ी-सी सोचो, तो मतलब अपने खुद के आत्मसम्मान के बारे में सोचो। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, प्राइड हो गया, ठीक है? देखो प्राइड, जैसे अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की, तो वो हम लोगों के लिए प्राइड है, राइट? सेल्फ एश्योरेंस हो गया, और उनको अपने ऊपर में क्या है, सेल्फ एस्टीम है, मतलब उनको अपना, उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत हाई है। हम सबका भी होना चाहिए ना अपनी लाइफ में। तो व्हाई डू यू ऑलवेज हैव लो सेल्फ एस्टीम? यस, अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनका अपने ऊपर हमेशा डाउट रहता है, या खुद को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि मैंने लाइफ में क्या ही अचीव कर लिया और मैं क्या ही कर लूंगा, then please stop doing this thing, because
एवरी डे वी आर लर्निंग एंड वी आर अचीविंग समथिंग। अगर हम अपने किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे ना हम, तो वो भी एक लाइफ में एक बड़ा अचीवमेंट ही है, राइट? तो व्हाई डू यू, क्यों भाई, क्यों हमें तुम्हारा जो सेल्फ एस्टीम है, मीन्स जो तुम्हारा अपने प्रति जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो इतना कम क्यों है ना? कुछ लोग होते हैं, उनको कोई भी कुछ भी कह के चला जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको लगता है कि अरे काम तो बन गया ना। तो इतना नीचे नहीं जाना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की थोड़ी वैल्यू करनी है, अपने सेल्फ एस्टीम को हाई रखना है। आई मीन टू से कि ऐसा नहीं है कि हम रिजिड हो जाएँगे, बट स्टिल इतना फ्लेक्सिबल नहीं होना ना कि कोई भी हमको सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ जाए, ठीक है? तो व्हाई डू यू ऑलवेज़ हैव, हमेशा तुम्हारा जो सेल्फ एस्टीम है, जो तुम्हारी अपनी खुद की वैल्यू है, वो इतनी कम क्यों आँकते हो? नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैनिफेस्ट। आप लोगों ने इलेक्शंस में मैनिफेस्टो तो हमेशा देखा ही होगा। तो हर आपकी जो भी इलेक्शन की जो पार्टीज़ होती हैं, वो अपना मैनिफेस्टो लेके आती हैं। और मैनिफेस्टो क्या होता है? ये एक पेपर हो गया, उस पे वो शो कर रहे हैं कि हम आने वाले 5 सालों में आपको ये सब काम करके दिखाएँगे। तो मैनिफेस्टो मतलब क्या हुआ कि वो एक पेपर पे आपको शो कर रहे हैं आने वाले 5 सालों को, है ना? तो मैनिफेस्ट क्या है? वर्ब है। मैनिफेस्ट करना मतलब एक तो करना अलग हो गया, मैनिफेस्ट का मतलब हो गया किसी चीज़ को प्रकट करना, उस चीज़ को दिखाना, उसको शो करना, उसको रिवील करना। साफ-साफ आप उसको उस चीज़ को रिवील कर रहे हो थ्रू साइंस और एक्शंस। अब जैसे हमारा एक शब्द होता है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन आपने सुना होगा। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जब हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, उसको हम मैनिफेस्ट करना कहते हैं। आप ऐसा सोचिए, क्लियर अपने थॉट्स को रखिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप अपने थॉट्स को एकदम क्लियर रखेंगे ना, तो बहुत चीज़ें आपकी ईज़ी हो जाएँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद नहीं पता कि मुझे फ्यूचर से क्या चाहिए। तो हमें मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट करना है मतलब हमें सोचना है, वो चीज़ को एकदम क्लियर करना है, क्या चाहिए मुझे अपनी लाइफ में, तो वो हो गया। तो मैनिफेस्ट करना मतलब आप उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, एकदम क्लियर उसकी पिक्चर बना रहे हैं आप। और सिंपली मैनिफेस्ट का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ का शो होना, ये वर्ब एंड एडजेक्टिव दोनों हो जाता है। टू शो समथिंग क्लियरली, है ना? आप उसको किसी तरीके से, जैसे यहाँ पे ये मैनिफेस्टो हो गया, तो वो चीज़ एकदम क्लियर है, ऑब्वियस है, रिवील करना, उस चीज़ को एक्सपोज कर रहे हो, आप दिखा रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, आप डिक्लेयर कर रहे हो। तो उनकी जो सैडनेस थी ना, वो आपकी क्या थी? मैनिफेस्ट थी, मतलब वो क्लियरली विजिबल थी उनके चेहरे पे। तो उनके चेहरे से जो उनकी डिसअपॉइंटमेंट थी, वो साफ-साफ दिखाई दे रही थी। तो मैनिफेस्ट हो रही थी मतलब वो क्लियरली विजिबल हो रही थी, क्लियरली दिखाई दे रही थी। आगे करें? ओके, तो ये है हमारा ईडीएम। ईडीएम क्या है? ऑन द एनविल। ऑन द एनविल का मतलब होता है अभी वो चीज़ अपने इनिशियल स्टेज में है, वो कंप्लीटली डन नहीं हुई है, अभी उसको हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, अभी वो बस उस पे काम चल रहा है, ऑनगोइंग है वो चीज़। तो समथिंग इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड, अभी वो चीज़ उस प्रोसेस में है, उस ड्यूरेशन में है, वो हो रहा है, वो डेवलप्ड हुआ नहीं है अभी, ऑफ बीइंग डेवलप्ड, डेवलप्ड होने के रास्ते पे है। जैसे हम लोग इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, हम उस रास्ते पे हैं, हम उस प्रोसेस में हैं, हम अभी ऑन द एनविल हैं ऑफ बीइंग डेवलप्ड, राइट? डिस्कस्ड और प्रिपेयर्ड बट इट इज नॉट येट कंप्लीट, वो चीज़ अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, वो सिर्फ अपने स्टेज पर है, उस काम के होने के स्टेज पे है, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे द न्यू पॉलिसी इज स्टिल ऑन द एनविल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप, जो न्यू पॉलिसी है उस पे अभी बात हो रही है, वो अभी लोग उसमें चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुई है। डन है। सो ये थी हमारी वोकैबलरी।